इसका जो स्ट्रक्चर है इसका एनसीईआरटी ने नहीं दिया था कभी भी, लेकिन ये 2 साल पहले इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी ने डाला है ना। हम लोग जैसे एनसीईआरटी में कुछ भी बढ़ाना होता है तो साइट होता है, तो उस पर डाला जाता है कि एनसीईआरटी में ये चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दीजिए। तो हम लोगों ने अप्लाई किया था, तो धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ उसको एनसीईआरटी जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लिखा होता है, तो धीरे धीरे क्या कर रहा है एनसीईआरटी भी थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ों को अच्छा से लिख रहा है, समझा रहा है। तो इसका फिगर बहुत दिनों बाद इसका फिगर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बात रहा राइबोसोम। राइबोसोम जो है वह हमारे सेल का सबसे छोटा पार्ट है, मतलब सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल है, सबसे छोटा कोशिकांग है, यह सेल का सबसे छोटा पार्ट होता है राइबोसोम। इतना छोटा होता है कि इसको कहा जाता है पार्टिकल। क्या बोलते हैं इसको? पार्टिकल कहा जाता है। बहुत ज़्यादा छोटा होता है। आप लोग भी फिजिक्स में पढ़ोगे, है ना, पार्टिकल ए पर इतना न्यूटन का फोर्स लगा, इतना एक्सेलरेशन है, तो उसका मास निकालिए, ये निकालिए, है ना, पार्टिकल पे होता है। तो पार्टिकल मतलब होता है छोटा सा। और आप लोग पढ़ोगे कोई जो लकड़ी का गुटका होता है, क्या बोला जाता है उसको? आप लोग फिजिक्स में पढ़ रहे होगे, लकड़ी का गुटका वगैरह, लोहा का जो रहता है, फिजिक्स में कुछ टर्म भूल रहा है, क्या बोला जाता है? नहीं, रॉड नहीं बोला जाता है, गुटका टाइप का होता है। अच्छा, याद आएगा तो हम बताएंगे। ये पार्टिकल बहुत छोटा होता है। अच्छा, बॉब का नाम सुने होंगे, आप लोग पढ़ोगे फिजिक्स में पेंडुलम, है ना, तो ये बॉब होता है। तो ये जो बॉब होता है ये बड़ा होता है, हम नाम भूल रहे हैं। अच्छा चलो, ये मास इसका ज़्यादा होता है, ये बहुत छोटा होता है। फिजिक्स में देखोगे कभी पार्टिकल लिखा होगा, कभी इसका नाम हम भूल रहे हैं, कभी ये बॉब लिखा होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे 11th 12th लेवल में इसमें हम लोग सबको पार्टिकल ही मान के क्वेश्चन बनाते हैं। हम लोग 11th 12th में कोई भी बुक है, एस.सी. वर्मा कोई भी है, तो सबको पार्टिकल मान करके क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन आप लोग सुने हम भी, जैसे आईआईटी वगैरह जो करते हैं तो उसमें फिर अंतर हो जाता है, इसका इसमें नहीं लगा सकते हो फार्मूला, तो वो अलग अलग चीज़ें होती है। तो कहने का मतलब है कि बहुत छोटा चीज़ जो होता है उसको हम लोग पार्टिकल कहते हैं। तो सबसे पहली बात, राइबोसोम की बात करें तो जनरली इसका फिगर पिक्चर इस तरह का हो जाएगा, मिल जाएगा आपको, आपके एनसीईआरटी में इस तरह से दी हुई है। ये है राइबोसोम, ठीक है। और बनाने के लिए हम लोग ऐसे बना देते हैं, इसको गोल गोल बना देते हैं। मतलब पहले हम लोग ऐसे ही बनाया करते थे, बुक वगैरह में आप देखोगे तो इस तरह का ही स्ट्रक्चर बनाते थे। लेकिन चूंकि अब एनसीईआरटी आप लोग जानते हो ये सर्वमान्य होता है, ये वर्ल्ड लेवल का होता है, तो इसमें ये फिगर दिया गया है। अब बुक में क्या होता है, ऐसा फिगर नहीं होता है। चलो कोई भी, ये फिगर से क्या मतलब है, समझने के लिए होता है। तो जब एनसीईआरटी पब्लिश करती है कोई भी पिक्चर, तो उसी को सब लोग फॉलो करते हैं बुक्स वगैरह में। तो राइबोसोम, सबसे पहले राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता है। अभी तक जितना भी पढ़े आप और पढ़ोगे उसमें राइबोसोम जो होता है उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए भी इसको पार्टिकल कह देते हैं। छोटा होता है और मेम्ब्रेन लेस होता है सेल ऑर्गेनल। तो एक पॉइंट इसका पहला याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइबोसोम इज मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनली, सेल ऑर्गेनली। उसके बाद दूसरी बात में हम लोग हमेशा जाते हैं, है ना, डिस्कवरी पे। तो राइबोसोम का जो डिस्कवरी था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि राइबोसोम सेल में प्रोटीन का निर्माण करती है।
तो प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल के लिए, इसलिए इसका डिस्कवरी एनसीईआरटी ने भी लिखा है। इसका जो डिस्कवरी था जॉर्ज पैलेडे ने किया था। है ना। और सोचिए कि इतना छोटा होता है, ये 1953 ईस्वी में खोजा गया था, इन्होंने ही खोजा था सबसे पहले। इतना लेट होने का कारण इसलिए है, सेल का आविष्कार हम लोग कब किए थे जी? 1665 में ना, पढ़ाए थे आपको, रॉबर्ट हुक ने सेल का फर्स्ट सेल आविष्कार किया था। इतना साल लग गया। एक्चुअली ये बहुत छोटा होता है, ये दिख नहीं रहा था। जब अब बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप आ गया, ठीक है, उसके माइक्रोस्कोप आ गया, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो दुनिया थी 1950 तक में लगभग सभी देश गुलाम ही थे। सभी देश गुलाम थे ना, हमारा इंडिया गुलाम था, पाकिस्तान गुलाम था, सब कोई, मतलब ब्रिटिश शासन का गुलाम था, कोई फ्रेंच का गुलाम था। तो वहां तक में उतना रिसर्च नहीं हो पाया। लेकिन 1950 के बाद बहुत सारा आविष्कार हुआ, ठीक है। तो जॉर्ज पैलेडे ने इसको सबसे पहले देखा था। उसके बाद राइबोसोम के बारे में हम लोग और चलते हैं, देखते हैं इंट्रोडक्शन में। सबसे पहला राइबोसोम हमारे सेल का सबसे छोटा सेल ऑर्गेनली है या पार्ट है, तो इस बात को हम लोग लिखेंगे, राइबोसोम इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली या पार्ट ऑफ सेल, सेल का सबसे छोटा होता है। उसके अलावा राइबोसोम को यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली या पार्टिकल कहा जाता है। यूनिवर्सल कहने का मतलब यह है कि यह सारे यूकैरियोट में भी पाए जाते हैं, सारे प्रोकैरियोट में भी पाए जाते हैं, दोनों जगह पाए जाते हैं, है ना। इसीलिए इसको कहा जाता है यूनिवर्सल पार्टिकल। जैसे आप लोग को पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, ये खाली यूकैरियोट में ही पाए जाते थे, लेकिन राइबोसोम ही अकेला, यही एक ऐसा बंदा बोलो आप, एक ऐसा सेल ऑर्गेनली है जो प्रोकैरियोट में भी मिलता है, मतलब बैक्टीरिया में भी मिलता है, यूकैरियोट में भी मिलता है। यूकैरियोट मतलब आप लोग जानते हो प्लांट, एनिमल सभी, और प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया। तो यह दोनों जगह में पाया जाता है। तो पूरे संसार में एक तरह से जितना भी संसार में सेल है, जीव है, सब में ये राइबोसोम आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट जो लिखेंगे, राइबोसोम इज यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनली, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनली है। इसको याद रखने के लिए शॉर्ट में लिख देते हैं, यूकैरियोट में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है। जब राइबोसोम की डिस्कवरी हुई तो इसको पैलेडे के नाम पर रख दिया गया। इसको पैलेडे पार्टिकल भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पैलेडे पार्टिकल, मतलब जिन्होंने खोज किया उन्हीं के नाम पर इसका भी नाम रख दिया गया। पैलेडे पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल, ठीक है। उसके बाद राइबोसोम, देखो आप लोग को अगर याद होगा, सेल के अंदर चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, या फिर चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, इसमें सब में राइबोसोम, या फिर चाहे न्यूक्लियस जो होता है उसके मेम्ब्रेन्स पर, वहां पर भी आपको राइबोसोम देखने को मिलता है, या फिर राइबोसोम आपको साइटोप्लाज्मा भी बिखरा हुआ मिल जाता है। तो राइबोसोम जो होता है यह कई सेल ऑर्गेनल के अंदर में भी होता है। जैसे आप लोग को पता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वह एक सेल ऑर्गेनल है, सेल का सबसे बड़ा पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है।
उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, या फिर न्यूक्लियस का जो आउटर जो मेम्ब्रेन होता है वहां पर भी आपको राइबोसोम देखने को मिल जाता है ना। चूंकि यह ऑर्गेनली के अंदर भी प्रेजेंट होता है, मतलब खुद ये ऑर्गेनली है भाई। ऑर्गेनली मतलब हमेशा याद रखो कोशिकांग, क्या होता है, कोशिका का अंग, कई बार हमने बताया है। तो कोशिका का ये अंग होता है, ये सभी भी अंग है, लेकिन उसके अंदर भी ये पाया जाता है। जैसे आप लोग क्लोरोप्लास्ट पढ़े थे, बताए थे 70S राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी बताए थे 70S राइबोसोम होता है। उसके बाद न्यूक्लियस के बाहर भी आपको राइबोसोम देखने को मिलता है। उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होता है, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ जाता था, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चूंकि यह ऑर्गेनल के अंदर भी प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। क्या बोलते हैं, मतलब ऑर्गेनली के अंदर एक ऑर्गेनली प्रेजेंट होना। राइबोसोम इज कॉल्ड ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली। ऑर्गेनली के बीच में ऑर्गेनली का प्रेजेंट होना। राइबोसोम, राइबोसोम खुद किस चीज से बना हुआ है, ये साइंटिस्टों, मतलब ये राइबोसोम जो होता है इस तरह का होता है। राइबोसोम खुद किस चीज से बना होता है, तो यह दो चीजों से बना होता है। एक होता है प्रोटीन और एक होता है आरएनए, है ना। प्रोटीन तो आप लोग माने मतलब है सुने हुए हो, भले इसके बारे में हम लोग जान नहीं रहे, लेकिन सुने हुए हैं, तो जानेंगे हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्रोटीन और आरएनए, आरएनए हम लोग कुछ नहीं जानते, ठीक है। आरएनए नाम हो सकता है कुछ लोगों ने सुन लिया होगा, आरएनए, डीएनए तो सब लोग सुने होंगे। तो डीएनए जो होता है और आरएनए होता है, दोनों भाई होता है। भाई कहने का मतलब ये है कि ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। कहाँ रहते हैं, केंद्रक के अंदर में पाए जाते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म कुछ लोगों को मालूम भी होगा, याद है, नहीं याद होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसका है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों में देखो इसमें नाम अगर लिखेंगे, डीऑक्सी राइबो, इसके बारे में अभी मत समझो। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड कहने का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला एसिड। ये एसिड होता है, एसिडिक होता है इसलिए। और आरएनए को कहा जाता है, बस डीऑक्सी हटा दीजिए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। दोनों न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो जो आपका राइबोसोम है वह आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन। आरएनए को न्यूक्लियो बोला जाता है शॉर्ट में, और प्रोटीन तो प्रोटीन है, तो इसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। राइबोसोम इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन, मीन्स आरएनए प्लस प्रोटीन। तो पहले इसको लिखते हैं, राइबोसोम इज राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। अब राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, राइबो मतलब क्या हुआ, राइबो न्यूक्लियो मतलब क्या हुआ, आरएनए। राइबो न्यूक्लियो मतलब आरएनए, इसी का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया गया, राइबो न्यूक्लिक एसिड लिखते हैं ना, तो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, सॉरी प्लस लिख देते हैं, इससे बना हुआ है। आरएनए और प्रोटीन। अब आप बोलोगे कि इस चीज को हम स्ट्रक्चर में भी लिखा सकते थे, वहां लिखाएंगे, लेकिन क्या होता है कि अब
नीट वाला क्या करता है, लिख देगा राइबोसोम इज। अब आपने ये पढ़ के गए, आरएनए का बना होता है, प्रोटीन रटा हुआ है आपका, लेकिन ये चीज आपका मिस है, समझ रहे हो? तो इसको याद करना जरूरी है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, या फिर लिख सकता है डिऑक्सी राइबोप्रोटीन, समझ रहे हो? राइबो प्रोटीन लिख सकता है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन लिख सकता है ना? तो इसलिए ये ऑप्शन में आ जाता है। तो राइबोसोम क्या होता है? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या है? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब यह आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। आरएनए का हम लोग स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं, है ना? आरएनए का स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं तो हम लोग वहां पर पढ़ेंगे। डीएनए तो आप लोग जानते होंगे, इस तरह का फिगर देखा है कभी किसी ने? देखे हो? 9-10 में होगा। तो ये डीएनए है, और आरएनए जो होता है वह सिंगल धागा नुमा होता है, धागा जैसा होता है, जैसा ऐसा ही। तो आइए, आरएनए होता है, प्रोटीन तो हम लोग पढ़ेंगे या आप लोग जानते होंगे। उसके बाद राइबोसोम का जो मेन काम है, एक ही काम है इसका, एक ही काम है, लेकिन वह बहुत ही शिद्दत से करता है, ठीक है? हम लोग जैसा नहीं, हम लोग बहुत तरह के काम करते हैं, क्लास भी कर लेते हैं, घर में 2-3 मिनट पढ़ भी लेते हैं, उसके अलावा फोन भी चला लेते हैं, मूवी भी देख लेते हैं, है ना? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ देख लेते हैं। तो हमारे पास बहुत सारा काम है, घूम भी लेते हैं, कभी कभी खेल उल भी लेते हैं, घर भी चले जाते हैं, है कि नहीं? समझ रहे हो बात को? पार्टी भी कर लेते हैं। तो हमारे पास, हम लोग मल्टी टैलेंटेड हैं, लेकिन राइबोसोम मल्टी टैलेंटेड है। यह एक ही काम करता है, क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण। क्या करता है? इतना निर्माण करता है सेल में, मतलब यही प्रोटीन ही बनाता है। आप लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़े थे, वह भी क्या करता था? प्रोटीन बनाता, लेकिन बनाने वाला तो यही था, राइबोसोम। इसलिए इसको कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? कई बार क्वेश्चन में आया है। अगला साल आप लोग एग्जाम दोगे बायोलॉजी का, किसी भी चीज का, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आता है, बिल्कुल इजी आएगा, बना लोगे, रेगुलर पढ़ो बना लोगे। तो राइबोसोम इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। हम लोग ये प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है, प्रोटीन बहुत ज्यादा बनाता है। ये हो गया राइबोसोम के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन, समझ रहे हो? इंट्रोडक्शन हो गया राइबोसोम के बारे में, कुछ कुछ जानने के लिए ये सब आपके माइंड में होना चाहिए। तो 5-6 लाइन हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब राइबोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, है ना? स्ट्रक्चर से पहले कहां कहां पाया जाता है, ऑकुरेंस, तो आपको पहले ही बता दिया है कि यह यूनिवर्सल पार्टिकल है, तो यह यूकैरियोट में भी पाया जाएगा और प्रोकैरियोट में भी पाया जाएगा। तो एक लाइन लिखते हैं, राइबोसोम in both eukaryote and prokaryote। न्यू स्टूडेंट, घबराना नहीं है, इससे क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है। यूकैरियोट मतलब अभी माइंड में रख लीजिए आप कि एनिमल प्लांट, बस हो गया। और भी है, एनिमल प्लांट रखिए ना मोटा मोटे। उसके बाद प्रोकैरियोट मतलब एक बैक्टीरिया, याद रख लीजिए, बस अभी के लिए उतना ही काम है। तो इन दोनों में पाया जाता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल पार्टिकल कहते हैं। अब प्रोकैरियोट में देखते हैं कहां कहां पाया जाता है। इन प्रोकैरियोट या कहां कहां मिल जाएगा आपको, हम तो बता ही रहे हैं आपको कि
ये मान लीजिए आप बैक्टीरिया है आपका फेवरेट, ये मान लीजिए बैक्टीरिया है। तो इसमें आपको राइबोसोम खोजना है, कहां कहां मिलेगा बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया के अंदर आपको राइबोसोम, एक तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप लोग समझते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ रहे हो, पढ़ रहे हैं हम लोग। सेल का जो मेम्ब्रेन होता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये है सेल वॉल है। ये क्या है, सेल का कवरिंग क्या कहलाता है, सेल वॉल, और इसका बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो राइबोसोम जो होता है वह इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। तो क्या लिखें, इन प्रोकैरियोट राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्मा, सबको मालूम है साइटोप्लाज्मा, सेल के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसमें, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन दोनों जगह आपको यह मिल जाएगा। अब बात रहा बैक्टीरिया प्रोकैरियोट से हट करके अगर चले तो इन यूकैरियोट, प्लांट्स, एनिमल में कहां कहां मिलेगा। तो यूकैरियोट में तो हद ही होता है। यूकैरियोट में क्या होता है भाई, हद ही होता है ना। क्लोरोप्लास्ट में मिल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में मिल जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिल जाएगा, और आपके न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन में भी आपको मिल जाएगा। अरे भाई देखो, एनसीईआरटी जो है ना वो फिगर भी बनाती है ना, अगर उसको फिगर को गौर से देखोगे तो आपको बहुत चीजें ऐसी मिलेंगी जो आप रट रहे हो उसको, और उसको अगर गौर से देख लोगे तो आपको बहुत चीजें समझ में आ जाती है। ये देखिए, बहुत मिन्नत करने के बाद 12-15 साल के बाद है ना, राइबोसोम का आखिर में फिगर को रिलीज ही कर दिया गया। ठीक है, देख रहे हो, ये छोटा भाई, मोटा भाई, छोटा और बड़ा, छोटे वाले को स्मॉल सब यूनिट कहते हैं। अच्छा, हम लोग जो देखना चाह रहे हैं वो देख लेते हैं। कहीं हमने देखा था जी आपके एनसीईआरटी में, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें भी आपको राइबोसोम देखने को मिलते हैं, और इसके आउटर पार्ट में देखो ये है ना, ये न्यूक्लियस है, और इसके आउटर मेम्ब्रेन भी आपको राइबोसोम देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इतना बड़ा फिगर में ये नहीं दे सकता है, यहां नहीं मिलेगा, है ना। हम लोग चलते हैं अपने पे। तो यूकैरियोट में कहां कहां मिलेगा भाई, है ना, यूकैरियोट में कहां कहां मिलेगा राइबोसोम प्रेजेंट इन, सबको याद रखोगे क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट, जिसको शॉर्ट में सीपी लिख देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी मिल जाएगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मिल जाएगा आपको, पोर नहीं मेम्ब्रेन, और आपका फेवरेट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर
आप लोग को बताओ इसमें कौन सा राइबोसोम था? 70S। क्या लिखते थे बार बार? एक बार कॉपी पढ़ लेना, 70S होता है। इसमें भी 70S होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद साइटोप्लाज्मा में भी होता है भाई, इसको भी जरूरी है। साइटोप्लाज्मा मेनली यही होता है। मेन जो राइबोसोम होता है वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्मा। ये सब तो ये थोड़ा थोड़ा ये सब के पास होता है, मेन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्मा में होता है। और इनके साइटोप्लाज्मा में 80S होता है, ठीक है। यूकैरियोट में पूछा भी जाता है, यूकैरियोट में जो राइबोसोम होता है वो कैसा होता है? 80S होता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में 70S होता है। और अगर प्रोकैरियोट में देखा जाए तो इसमें भी 70S होता है, इसमें भी 70S। अब ये 70S क्या होता है अभी तुरंत देख लेंगे। तो कहने का मतलब है कि प्रोकैरियोट में भी होता है और यूकैरियोट। यूकैरियोट में कहाँ कहाँ होता है आप अगर पूरा पढ़ चुके हो यहाँ पर तो आप खुद आपको समझ में आ गया होगा, ये सब होता है यहाँ पर, ठीक है। समझ गए? इसको माइंड में रखना है। माइंड क्या पढ़ चुके हैं सब, ये भले नहीं पढ़े, इसको पढ़ चुके हैं, फला फला में होता है। अब चलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर की ओर राइबोसोम का। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। सबसे पहली बात कि राइबोसोम जो होता है वह किस चीज का बना होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन, जो कि वहां पर भी लिख दिए थे इंट्रोडक्शन में, तो इस लाइन को यहां पर लिखना जरूरी है। राइबोसोम इज मेड अप ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन। अगर आरएनए का नहीं याद है तो इसको लिख लेते हैं। उसके बाद राइबोसोम हम लोग चलते हैं अपने पे। राइबोसोम का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो एक बड़ा भाई होता है इसमें और एक छोटा भाई होता है। जो बड़ा भाई होता है इसको कहा जाता है लार्जर सब यूनिट, और जो छोटा वाला पार्ट होता है राइबोसोम का उसे कहा जाता है स्मॉलर सब यूनिट। मतलब राइबोसोम दो सब यूनिट का मिलकर के बना होता है। सब यूनिट आप लोग समझते हो, छोटा छोटा यूनिट। तो राइबोसोम दो सब यूनिट का बना होता है, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। मतलब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। तो दो पार्ट होते हैं छोटे छोटे इसके। तो अगला जो पॉइंट है हम लोग क्या लिखेंगे? राइबोसोम मेड बाय लार्जर सब यूनिट प्लस स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट है ना, और स्मॉलर सब यूनिट। अब आपको इसमें कंफ्यूजन होगा, इसको तो यहां लिखा है आरएनए प्रोटीन का बना होता है, यहां पर लिख रहे हैं लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट का बना होता है। लोचा क्या है? लोचा क्या है?
ऊपर लिखें उससे बना होता है, नीचे लिख रहे हैं ये होता है। देखो ये किस चीज से बना हुआ है। और राइबोसोम अगर देखोगे तो यह बड़ा सा यूनिट होता है, छोटा यूनिट, ये राइबोसोम है, ठीक है। तो यह दो पार्ट से मिलकर के इसे करके बना होता है। किसे बना होता है? दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। अब दोनों पार्ट आरएनए और प्रोटीन का बना होगा। जैसे लार्जर सब यूनिट है, यह भी आरएनए और प्रोटीन का बना होगा। स्मॉलर सब यूनिट भी आरएनए और प्रोटीन का बना होगा। जैसे हम ही लोग हैं, तो हमारा बॉडी है, इसको कितना पार्ट में डिवाइड करोगे? हम लोग ऐसे डिवाइड कर, जैसे हेड हो गया, हेड के नीचे ये वाला पार्ट इतना दूर हेड है, नेक है, इसको क्या बोलते हैं? थोरैक्स। क्या बोलते हैं इसको? थोरैक्स, जिसको हम लोग छाती स्थल भी बोलते हैं। इसको एब्डोमेन क्या बोलते हैं? एब्डोमेन, जिसमें पेट होता है। उसके अलावा लिम्स हो गया, कहा था। अरे भाई बचपन में आप लोग पढ़े ना, तिलचट्टा वगैरह पढ़े होगे सर, पढ़े? कॉकरोच वगैरह था जी सिलेबस में। मेढक था। मेढक को, शरीर को कितने पार्ट में बांटा गया है? नहीं था मेढक? झूठ बोलते हो जी, पहले पढ़ ली हो क्या? कहीं पर भी था। हम तो 9th 10th बहुत जमाने हो गया किए हुए, हमको तो याद भी नहीं है सिलेबस अब, है ना। तो चलो मेढक आप लोग देखे होगे, मेढक का शरीर कितने पर, अच्छा 11th में पढ़ोगे तो हेड, उसके बाद गर्दन होता है क्या? होता है मेढक का गर्दन? नहीं होता है, गर्दन नहीं होता है। हेड, थोरैक्स, ट्रंक, लिम्स हो गया। उसके बाद बर्ड्स पढ़ोगे, बर्ड्स का क्या क्या पार्ट है ना। हेड, हेड में बिक, नेक, है ना। तो ऐसे करके पार्ट में बटा होता। तो हमारा जैसे पार्ट है हेड, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन और लिम्स। लिम्स कहते हैं हाथ और पैर को। तो सब चीज का निर्माण किससे हुआ है? सेल से। सेल से हुआ है ना, लेकिन पार्ट में बांट रहे ना। तो एक तरह से ये राइबोसोम का पार्ट होता है, ठीक है। लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट भी ये दोनों से बना होगा। आपका हेड भी सेल से बना है और ये भी सेल से बना है। तो वही चीज कहने के, इसको समझे कि नहीं? सब लोग समझे कि नहीं? इसको समझे जी? इसको समझे? नहीं बुझे? देखो इधर, अरे भाई राइबोसोम का बॉडी कितने पार्ट का होता है? पार्ट सब, टू पार्ट। क्या क्या हो गया? लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। समझ गए? इसको इसलिए जरूरी है, अभी जस्ट आपको आएगा किसको समझना क्यों जरूरी। अब देखो अब दोनों चिपका हुआ है, तो चिपकाने के लिए कुछ होना चाहिए। तो यहां पर मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम का होना आवश्यक होता है। मैग्नीशियम सब लोग जानते हो, ये हम समझ रहे हैं। मैग्नीशियम जानते हो? मैग्नीशियम क्या है? क्या है मैग्नीशियम? एक तरह का धातु है ना, मेटल। पढ़े होगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, उसके बाद सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है। तो एलिमेंट है, तत्व है, 108 या 118 तत्व है। तो मैग्नीशियम दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए आवश्यक है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिख रहे हैं? बोथ सब यूनिट अटैच with the help of magnesium
आयन। अगर कुछ लोग थोड़ा पढ़ लिए होंगे केमिस्ट्री 11th में, तो आप लोग मैग्नीशियम में 2 गो प्लस चार्ज होता है, ये सब पढ़ोगे। सोडियम में 1 गो होता है ना। फ्लोरीन में -1 होता है, ऑक्सीजन में -2 होता है। ये सब थोड़ा मोड़ा बेसिक आप लोग पढ़े होंगे। तो मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम का कितना अमाउंट होना चाहिए, उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? तो मैग्नीशियम का अमाउंट 0.001% होना चाहिए। अब क्या है, उतना माइंड नहीं लगाना है। तो हम यहाँ पर शॉर्ट में एक चीज लिख देते हैं, हालांकि ये आएगा नहीं। इसका जो कंसंट्रेशन है 0.001% होना चाहिए, है ना। मतलब इतना मात्रा में ये होना चाहिए, है ना, बहुत कम चाहिए इसके लिए। तो ये मैग्नीशियम है। ये क्लियर हुआ? क्या कि आगे वाला जो पढ़ाएंगे इसी पर डिपेंड है। राइबोसोम किस चीज से बना होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन। इसके कितने पार्ट होते हैं? लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। दोनों का दोनों इसी से बना होगा भाई। स्मॉलर सब यूनिट भी आरएनए प्रोटीन से बना होगा, लार्जर सब यूनिट भी आरएनए प्रोटीन से बना होगा, क्योंकि एक ही पार्ट है वो। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा माइंड में रख लेना। वैसे तो नीट में ये आएगा नहीं, मैग्नीशियम वगैरह नहीं पूछेगा। एनसीईआरटी में जो दिया होता है वही आता है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। तो ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर। अब चलते हैं हम लोग टाइप ऑफ राइबोसोम। ये थोड़ा सही है। अच्छा, टाइप्स ऑफ राइबोसोम। चलो, पेज का कमी नहीं है तो अगले पेज में चलते हैं, है ना। पेज की कमी नहीं है ना जी। टाइप्स ऑफ राइबोसोम। तो 2 तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है या 70S होता है। अब चलेंगे हम लोग S क्या होता है उस पर। और यूकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है वह 80S होता है। ठीक है, 70S और 80S, है ना। अब देखो S क्या होता है सबसे पहले, उसके बाद अलग अलग पढ़ेंगे। देखो एक चीज आपको समझाना चाह रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? अब देखो सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम लोग सेल के अलग अलग पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। जैसे हमें राइबोसोम को अलग करना है, माइटोकॉन्ड्रिया को अलग करना है, तो उसको अलग करने की जो क्रिया होती है उसी को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे कि एक चीज देखो आप, जैसे कोई पानी वाला बर्तन ले लीजिए, ठीक है। पानी वाला बर्तन ले लीजिए और उसमें कचड़ा वगैरह उसमें भर दीजिए, है ना, धूल कण वगैरह जो भी है। उसके बाद उसको क्या करना है, उसको हिलाना स्टार्ट करना है, गोल गोल घुमाना स्टार्ट होगा। तो उससे क्या होगा कि जो भारी पार्टिकल है वो धीरे धीरे क्या होगा, बैठ जाएगा। ठीक है, जो उससे हल्का होगा वह बीच में घूमते रहेगा, उस तरह हल्का हल्का, और जो सबसे हल्का पार्टिकल होगा वह फ्लोट करते रहेगा। यही होता है ना जी, यही होता है। जूस जो पीते हो आप लोग मार्केट में,
उस जूस को रख दो, जाके घर में ले लो, ग्लास में, शीशा वाला ग्लास में उसको रख दो। उसके बाद एक दो घंटा बाद क्या होगा, एक दो घंटा बाद क्या होगा, बहुत चीजें नीचे बैठ जाती है ना, बैठ जाती है। तालाब वगैरह कहीं भी चीज है उसको हिलकोरा मार दो, उसके बाद लेकिन 4-5 घंटा बाद जाओगे ऊपर में आपको स्वच्छ पानी। एक्चुअली में क्या होता है, साइज हो, वेट हो, उसके शेप हो, उसके अनुसार क्या होगा, पार्टिकल बैठना स्टार्ट हो जाएगा। सोना नहीं है, सोना नहीं है, बिल्कुल सोना नहीं है, इतना गर्मी में नहीं सोना है। ये ऊपर से नीचे बैठ गया। ये जो बैठने का जो क्रिया होती है इसको कहा जाता है सेडिमेंटेशन। क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा फिजिक्स या केमिस्ट्री का है, लेकिन चूंकि यहां पर हम लोग के बायोलॉजी में आ गया है तो उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। वो तो मालूम है, बाद में भूल भी जाओगे तो हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए आखिर क्या लिखा हुआ है। हम क्या बोले, सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल डाल देते हैं वाटर में, किसी मीडियम में, उसको घुमा करके कुछ देर छोड़ देते हैं, तो साइज के अनुसार, वेट के अनुसार, शेप के अनुसार क्या होता है, सेडिमेंटेशन हो जाता है। सेडिमेंटेशन मतलब बैठ जाता है ना। और जिसके कारण क्या होता है, सबसे भारी पदार्थ उससे हल्का, उससे हल्का, उससे हल्का, सबसे हल्का पदार्थ इस तरह से आपको सज जाएंगे। उसको आप सेपरेट कर सकते हो, उसको सेपरेट कर सकते हैं ना जी, वही चीज है, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। यही चीज हम लोग सेल के पार्ट्स को अलग करने में करते हैं। अब आपने पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट, सेल का सबसे बड़ा पार्ट, सबसे बड़ा ऑर्गन। उसके बाद एक है आपका राइबोसोम, होगा ना, तो बताओ क्लोरोप्लास्ट किधर होगा, ऊपर कि नीचे, राइबोसोम किधर होगा? हल्का क्वेश्चन है, यह है बहुत बड़ा। अब भाई उसको बना दिया, अब ये नहीं समझो गिलास से भी बड़ा है, गिलास से बड़ा नहीं होगा, ठीक है, ये बड़ा है, ये छोटा है। बताओ बड़ा वाला किधर जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, ऊपर वाला राइबोसोम। अब सबसे बड़ा क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम सबसे छोटा है। सज गया। अब उसको क्या करेंगे हम लोग, माइक्रोस्कोपिक नीडल होता है, माइक्रोस्कोपिक नीडल भी होता है, इंजेक्शन इतना पतला होता है, इसे डाल करके निकाल देगा, पता भी नहीं चलेगा, लगेगा अरे चुट्टी वगैरह कटा है। आजकल ऐसा ऐसा इंजेक्शन बनाया जाने लगा है कि बच्चों का, बच्चा को उधर पुचकार रहा है, खिला रहा है, हो गया, ऐसे डाला, ऐसे करके निकल गया, इतना पतला होता है, उसको घूमते घूमते देखे क्या हो गया, अरे कुछ नहीं है। वो देखेगा तभी डरेगा बच्चा, ऐसे डरेगा नहीं है। तो वही चीज यहां पर भी है। तो माइक्रोस्कोपिक कैंची वगैरह होता है, सीजर होता है, उसी से इसको निकाल करके अलग अलग कर लेते हैं। उसके बाद अथी पे रख देते हैं, माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं, भाई ये राइबोसोम है, इसको जूम करते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहां राइबोसोम के लिए एस क्या होता है, एस को स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं। एक्चुअली में एस मतलब जो होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है, अलग अलग लोग अलग अलग लिखते हैं, लेकिन 10⁻⁻10 सेकंड इसको लिखा जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि कितना सेकंड में वो जाकर के सेडिमेंट हुआ, कितना सेकंड में वो जाके नीचे बैठा है, उसी को सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं। अब राइबोसोम बहुत छोटा पार्टिकल है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ेगा। अब वो कितना देर में सेटल्ड हुआ, उसी को कहा जाता है
स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, ये 70 लिख दिया, ये 80 लिख दिया। क्लियर? उसके बाद इसको जोड़ नहीं सकते हो आप, इसको जोड़ नहीं सकते हो। बहुत ऐसा भी फिजिकल क्या बोलते हैं भाई आप लोग फिजिक्स में, हाँ फिजिकल क्वांटिटी पढ़े होगे, पढ़े हो ना फिजिकल क्वांटिटी। तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी ऐसे भी हैं जिसको आप जोड़ नहीं सकते। जैसे मास को जोड़ सकते हैं, 5 किलो 5 किलो दोनों मिला देंगे 10 किलो, लेकिन टेम्परेचर हो गया, हीट हो गया, इस सबको जोड़ नहीं सकते। हमने कितना बार बताया है कि जैसे दोनों कटोरा में आपने 100 डिग्री, इसमें खौलता पानी है 100 डिग्री है, अब दोनों को मिला दोगे तो टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 ही रहेगा, तो इसको जोड़ नहीं सकते हो। तो यहां पर भी ऐसा प्रॉपर्टी है, इसको जोड़ नहीं सकते हो। जोड़ इसीलिए नहीं सकते हो क्योंकि यह क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इसको जोड़ नहीं सकते। अब जोड़ने वाली बात अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। इसको जानना उतना जरूरी नहीं है, हमको पता है ना क्या जरूरी है आपके लिए। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एस मीन्स या इसको कहा जाता है स्वेडबर्ग यूनिट होता है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट क्या होता है, केजी, यही होता है ना जी। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, वही होता है। तो उसी तरह इसका भी यूनिट है। ठीक है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, इसको अगर किसी को समझाना हो तो क्या समझाओगे कि राइबोसोम बहुत छोटा पार्टिकल होता है, बहुत छोटा। एक तो सेल हम लोग नहीं देख सकते खुली आंख से, खुली आंख से नहीं देख सकते, सेल के अंदर ये सबसे छोटा है। सोचिए कितना छोटा होगा। तो आप बताओगे किसी बच्चे को, देखो ये बहुत छोटा होता है। तो छोटे चीज को हम लोग सेपरेट करने के लिए एक प्रोसेस करते हैं जिसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिश, सॉरी सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेंट्रीफ्यूगेशन में जो जितना जल्दी सेटलमेंट होता है उसी के आधार पर, टाइमिंग के आधार पर उसको स्वेडबर्ग यूनिट बनाया गया है। ठीक है, एक आपके क्लास 12 में भी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है, उसमें उसमें आप लोग पढ़ोगे, उसमें डीएनए को अलग कर, डीएनए अभी आप लोग जानते हो, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आप लोग सब लोग पढ़ेंगे कि यह अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, मतलब हेरिडिटरी गुणों का एक जगह से दूसरी जगह ले। तो यहां भी हम लोग अलग करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इंटरटेनमेंट कर लेते हैं। कोई चीज है ना वो समझ में नहीं आ रहा है, अगर उसको हम लोग एनसीईआरटी वगैरह में देख लेते हैं, वो लगता है कि अरे हमको पक्का विश्वास हो गया। ऐसे कोई बोलता लगता है कि पता नहीं होता होगा कि नहीं, बोल रहे हैं तो होता ही होगा। लेकिन जब एनसीईआरटी में वो चीज डायरेक्ट मिल जाता है, अरे ये तो बिल्कुल होता है। समझ रहे हो, क्योंकि इसी को हम लोग सब कुछ अपना मान लेते हैं। इसी में है, हाँ इसी में है। एनसीईआरटी में भी प्रचार देता है भाई।
क्या खोज रहे हैं हम लोग, बताओ जल्दी से, क्या खोजना चाह रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन ना। हाँ, ये देखिए आपके क्लास 12 में ये पढ़ रहे हो आप, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब थोड़ा सा दिखा देते हैं। जैसे आप लोग देखो, ये डीएनए का फोटो है, किसका है? डीएनए है। आइसक्रीम दिख रहा है, आइसक्रीम जैसा ही है। तो इस आइसक्रीम में हम लोग देखो इसमें क्या रखें, इसको एनोटेट कर देते हैं, समझ में आएगा ज्यादा। यहां पर देखिए, यहां पर हमने कौन सा डीएनए लिया? नाइट्रोजन कितना? 15। नाइट्रोजन का वेट जानते हो ना, N14 होता है, एक N15 भी होता है। अरे भाई नाइट्रोजन पढ़े होगे ना, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक वेट, ये सब आप पढ़े होगे जी। लेकिन इसका एक और आइसोटोप होता है, N7 N15, है ना। तो यहां पर ये डीएनए है, इसमें क्या है? N15 है। यहां पर क्या है? N14 और N15। अब यहां पे देखिए, यहां क्या है? N14 और यहां क्या है? भारी कौन होगा, ये वाला कि ये वाला? ये 14 वाला है दोनों, ये एक 14 और 15, भारी कौन होगा? ये होगा ना जी, 15 14 और ये 14 14, ये भारी होगा। तो नीचे कौन है? बैठ गया ना। अरे स्क्रीन को ऐसे करोगे तो क्या होगा, नीचे कौन है? भारी वाला है कि नहीं? ये थोड़ा ऊपर होगा, हल्का है थोड़ा सा। यही है सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेट करना। क्या करना? और वो जो सेपरेट करोगे वह कितने टाइम में सेपरेट हुआ, उसी को एस बोलते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट। समझ रहे हैं? तो वही चीज है। अब इसमें झमेला नहीं है, इसको कोई नहीं पूछने वाला है, खाली ये पूछ देगा आपसे, ठीक है। अब ये जो नॉलेज है आप लोग क्लास 12 में ये कंप्लीट हो जाएगा नॉलेज। वहां पर क्वेश्चन भी करवाते हैं बहुत सारा इस पे, सेंट्रीफ्यूगेशन पे, ठीक है। तो टाइप ऑफ राइबोसोम जो है वह दो तरह का है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में 70S, ये तो करोड़ों अरबों बार पूछा गया है। जब से पृथ्वी का निर्माण भी नहीं हुआ था तब से ये क्वेश्चन आ रहा है ना। बहुत ज्यादा, मतलब कहने का मतलब बहुत ज्यादा आ रहा है। तो पहला चलते हैं हम लोग, पहला प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कैसा होता है? 70S। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज 70S टाइप, ठीक है। और आप लोग जानते हो राइबोसोम का दो पार्ट से मिलकर बना होता है, दो सब यूनिट से, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट और दूसरा स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, इसमें कोई दिक्कत? तो ध्यान दो, फोटो बना दिया और ये आपको समझ में आ जाएगा। ये लार्जर सब यूनिट और ये स्मॉलर सब यूनिट,
इसका जो लार्जर सब यूनिट होता है वह होता है 30s, और इसका जो स्मॉल जो लार्जर होता है वो 50s होता है, और स्मॉलर सब यूनिट जो होता है वह 30s होता है। तो लार्जर सब यूनिट कैसा होता है भाई? लार्ज है ना जी, बड़ा वाला होगा ना। 50, हाँ बहुत बढ़िया, 50s और ये 30s। अब देखो यहाँ जोड़ा जोड़ी नहीं हो पा रहा है ना, 50 30 हो कितना रहा है? 70। तो यह अनकाउंटेबल क्वांटिटी होता है, इसको जोड़ नहीं सकते आप डायरेक्ट, क्योंकि ये कॉफिशिएंट होता है। तो यह 50s, ये 30s, ठीक है। तो लार्जर सब यूनिट 50s होता है, 30s होता है। अब आप लोग सभी लोग जानते हैं यह आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, यह भी आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। (50s, 30s). अब ये खुद आरएनए का भी बना होगा और प्रोटीन का भी बना होगा। और छोटा वाला भी आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। अब देखिए आरएनए जो होता है लार्जर सब यूनिट में जो आरएनए होता है वह होता है 5s और 23s राइबोसोमल आरएनए। ये जो आरएनए होता है ना, अब यहां पर हम लोग एक बनाएंगे डब्बा। क्या बनाएंगे? मिठाई वाला डब्बा। ये तो एसएमएस हो गया ना, एसएमएस वाला लोगो हो गया। देखिए इसका जरूरत नहीं है, इसे हमने इंटरटेनमेंट के लिए बना दिया है ना। आरएनए जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक होता है राइबोसोमल आरएनए, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं आरआरएनए, इसको लिखते हैं राइबोसोमल आरएनए। वैसा आरएनए जो कहां पाया जाए? राइबोसोम। राइबोसोम का आरएनए है कि नहीं, इसलिए इसको शॉर्ट में लिखते हैं स्मॉल आर कैपिटल आर मतलब आरएनए, स्मॉल आर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। एक होता है टीआरएनए। एक क्या होता है? टी मतलब होता है ट्रांसफर, टी मतलब ट्रांसफर आरएनए। और एक और आरएनए होता है अभी लुक्का छिपी चल रहा है पूरा, है ना। बादल आ रहा है फिर गायब हो जाता है, दरस दिखा के फिर गायब, फिर आएगा, ऐसे कि मतलब कल्याण ही कर देगा, मानव कल्याण। बहुत दिन से मानव परेशान है गर्मी से, हमको लगा अचानक हो गया कल्याण, लेकिन नहीं हुआ। यहाँ एम फॉर क्या है? मैसेंजर। क्या बोलते हैं इसको? मैसेंजर। आप लोग भली भांति जानते होंगे, कुछ लोग इसके महान एक्सपर्ट होंगे, है ना, इस समय बहुत एक्सपर्ट है। तो आरएनए 3 प्रकार का होता है, राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। अभी बस माइंड में रखो फलना फलना होता है। तो
इसमें से ये राइबोसोम में पाया जाता है, ये ट्रांसफर करता है, ये मैसेंजर पहुंचाता है। उतना मत समझो, खाली इसके बारे में समझो। तो यहां पर आरएनए जो होता है उसको थोड़ा सा हम लोग क्या बढ़ा दिए, कौन सा आरएनए बोलेंगे, आरएनए। क्या बोलेंगे, राइबोसोमल आरएनए। मतलब राइबोसोम जो बना होता है राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन हमने लिख दिया बड़का छोटका, बड़का भी दोनों से बना होगा, छोटका भी दोनों से बना होगा। अब देखो बहुत सारा स्टूडेंट ये हमसे पूछता है कि राइबोसोम में एस लिखे तो आरएनए को एस क्यों लिख रहे हैं आप, पूछोगे कि नहीं जी। ये जो 5 और 23 लिखे हैं मतलब ये राइबोसोम का टाइप लिखे हैं, क्या लिखे हैं, तो यहां पर एस क्यों लिखे। बहुत सारा टीचर पढ़ाता है राइबोसोम का यूनिट होता है, क्या खाली राइबोसोम का एस लगा सकते हैं क्या, सब में लगा सकते हैं। जो भी छोटा होता है सेल के अंदर सब में, क्योंकि सबको सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ेगा। अभी देखिए डीएनए पढ़ रहे थे ना हम लोग, उसको किए ना सेंट्रीफ्यूगेशन, तो यहां आरएनए भी तो बहुत छोटा होता है, तो उसको भी तो अलग अलग किया गया बाद में। देखो साइंटिस्ट क्या देखा, अरे भाई ये 50 है, ये बड़का है, ये छोटका है। अब बड़का में आरएनए खोजा उन्होंने, बड़का में आरएनए खोजा, बड़का में आरएनए खोजा तो उनको आरएनए मिला ये बड़का आरएनए और एक 2 तरह का आरएनए मिला, छप दिया, रखते रहिए, एकदम जरूरी है रटना। तो 5s में 5s, 50s में 5s आरएनए और 23s आरएनए पाया जाता है। प्रोटीन तो है। अब छोटका के पास चलते हैं, तो छोटका में प्रोटीन तो पहले लिख दिए, प्रोटीन तो एक ही होता है, तो यहां पर आरएनए छोटका में एक ही आरएनए होता है और वो आरएनए होता है 16s आरएनए। अच्छा एक बात आपसे पूछे ऐसे फालतू का क्वेश्चन, दिमाग वाला क्वेश्चन है ना। देखिए ये है आपके पास, हमने एस लिखा है, ये टाइम होता है एक तरह से। इस आरएनए को कितना सेकंड लगा है, मान लीजिए सेकंड है, और इसको कहां जाने में, नीचे बैठने में। इसको भारी कौन है, 23 वाला, 5 वाला भारी है। कैसे, हाँ ये जल्दी बैठ रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा भारी होगा, इसको टाइम लग रहा है ज्यादा, मतलब ये कम भारी होगा। समझ रहे बात को, तो वही चीज है, तो इसीलिए इसको लिखा गया। अब देखो एक और फालतू वाला चीज है, 50s 5s 23, 23 5 28 बराबर, नहीं ना जोड़ाया, नहीं जोड़ाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जोड़ नहीं सकते हो आप, ये टाइमिंग है। उसके बाद 60s राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन, तो ये हो गया प्रोकैरियोट का, है ना। तो लार्जर सब यूनिट किससे बना हुआ है भाई, लिखना तो पड़ेगा, 11 12 हो आप लोग, तो यहां पर क्या लिखेंगे, लार्जर सब यूनिट is made by, larger cell unit is made by 5s 23s राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। ये चार्ट बना दिया, लेकिन ये लैंग्वेज में हो गया ताकि आपको समझने में सुविधा हो। स्मॉलर सब यूनिट इज मेड बाय, बस 16 राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन। ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। ये क्या हो गया भाई, प्रोकैरियोटिक
राइबोसोम। तो इसको 2-4 मिनट आप इसको तारिए, 2-4 मिनट इसको कंटिन्यू पढ़ने से क्या होता है, सेचुरेशन होता है ना। इसको देखिए, आप लोग जो टेस्ट देते हो कोई हमसे पूछता ही नहीं भाई, सब अपने से बना लेते हो। आप लोग का बैच तो सुपर फास्ट है जी, सुपर है आप लोग, हमको लगता है सुपर से भी ऊपर है। टेस्ट देते हैं लेकिन क्वेश्चन पूछते ही नहीं है, सारा खुद से बना लेते हैं आंसर देख के, है ना। आंसर नहीं दिया हुआ है ये जी, बाद में पुर्जा मिलता है ना नीचे जाने के बाद। अच्छा, तो बाद का ही तो बात बोल रहे हैं, मतलब सॉल्व कैसे करते हैं, अपने से बन जाता है। कौन कौन टेस्ट दिए थे, हाथ ही नहीं उठ रहा है जी। अच्छा आप 4, आप लोग, सब लोग क्यों नहीं देते हो, आदत डालो। सोचो कि अच्छा पढ़ेंगे ना, ऐसे में 2 साल निकल जाएगा। सोचो, सोच खाली एक बार सोच लेना सब पढ़ेंगे, पता चलेगा 12 पास हो गए। टाइम को वेस्ट नहीं कीजिए एकदम, अभी जोश रखिए एकदम पूरा जोश में, किसी से कम नहीं रहना है, समझ रहे हो। या फिर ये भी डाउट होता है हमसे होगा जी, हमसे ना हो पाएगा, ये भी डाउट होता है, अभी होता है, अभी से डाउट हो गया। हाँ, किसी को नहीं होना चाहिए। हम तो इतना जानते हैं, पटना वही बच्चा आता है जो पढ़ने में अच्छा होता है, जो फेल फाल होता है जैसे मन तैसे, वो कभी नहीं आए, उसका माँ बाप उसको भेजेगा ही नहीं। पढ़ने लिखने नहीं करता है तो कहाँ भेजेंगे। आपको इसलिए भेजा गया है क्योंकि सब लोग अपने स्कूल में अच्छे थे तभी भेजा, हम लोग को इसलिए भेजा गया, समझ रहे हो। और अच्छा पढ़ने में हो गए, और अच्छे जगह पढ़ाया जाएगा। उसको तारना है थोड़ा सा, उसको देखिए थोड़ा सा, कुछ महसूस कीजिए उसमें, है ना, याद कीजिए इसको, याद रहना ही है, ये भूलना ही नहीं है आपको, ये हर जगह काम आएगा ये। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी कौन कौन पढ़ लिए हो, सब लोग पढ़ लिए, आप लोग नहीं पढ़े हो अभी, गोल्जी बॉडी दोनों नहीं पढ़ा, पढ़ लिए हो। कौन दोनों पढ़ लिया बताओ, हाथ खड़ा कर दो। आप चारों पढ़ लियो, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा अभी पूछते हैं इसी से, है ना, यहीं पर बनवाते हैं 10 मिनट में। बायोलॉजी का 90 क्वेश्चन कितने देर में बनना चाहिए, 90 मिनट। बायोलॉजी का 90 क्वेश्चन कितने देर में बनना चाहिए। अभी नीट का जो क्वेश्चन आता है, कोई अंदाज या फिर कहीं पे सुना होना होगा, कितने देर में बनना चाहिए, कोई अंदाज या कोई बोला होगा कोई भाई वगैरह। तो 90 क्वेश्चन है, 15 मिनट में बन जाना चाहिए, बन जाएगा। अच्छा 5 मिनट मेरे तरफ से। अभी इतना इजी क्वेश्चन आता है बायो में, सब में आता है, तभी तो जाता है 650 720, उतना नंबर क्यों जा रहा है कट ऑफ, बहुत इजी आता है, देखा बस देखते जाइए, इसी से मारते जाइए, इतना आसान क्वेश्चन आता है। और
हमें लगता है कि 2-4 साल और चलेगा ऐसा, उसके बाद टफ हो जाएगा क्वेश्चन। पहले हम लोग जब देते थे, अभी 720 ला लेता है सभी लोग, उस समय 450 आता था ना, एमबीबीएस मिल जाता था 450 में। 720 तो कुछ सोचता, 500 पार हो जाता था, लगता कि बाप रे टॉपर है। अभी 720 तो इजी है क्वेश्चन, टिक मारते जाओ, सोचना ही नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको सोचना ही नहीं है, 15-16 मिनट में पूरा रगड़ डालोगे। कम से कम अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो कम से कम यहां अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो इसको 100% कर लो ना। कम से कम एक चीज को बहुत स्ट्रांग करना जरूरी है। हमको पता है कि बायोलॉजी के स्टूडेंट को थोड़ा सा फिजिक्स में तो होता ही है हमें प्रॉब्लम, मैथ वाले को उतना नहीं होता है। तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को फिजिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, चलो वो थोड़ा सा कम है, कोई बात नहीं है। केमिस्ट्री में भी कहीं कहीं प्रॉब्लम थोड़ा मोड़ा हो ही जाता है, लेकिन बायोलॉजी में प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो होना ही नहीं चाहिए। इसको 100% कर लो। ऐसा 12 पास करते करते बन जाओ कि 90 क्वेश्चन है तो 88-87 को बना ही देंगे। अब बन भी जाएगा, जितना हम खाली बोल रहे हैं उतना खाली करते जाओ, आराम से बन जाएगा। मेहनत करो, बायोलॉजी में पूरा करो। मेरा बायोलॉजी में जो स्टूडेंट पढ़ के निकला है वो दोबारा कहीं पढ़ा नहीं है, पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको कहीं पर भी। कोटा चल जाओ, दिल्ली जा रहे हो, कोटा वगैरह में जो पढ़ाते हैं, एलएन वगैरह में बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लोग साथ में पढ़े हुए हैं। हम लोग ऐसा टीचर से पढ़े हुए हैं जो अभी वर्ल्ड लेवल पे हैं, एलएन के ही थे लेकिन वर्ल्ड लेवल के, बहुत ज़्यादा नॉलेज जिसको बोलते हैं। अब तो उनका सब स्टूडेंट सब पढ़ाता है। अब जितना भी पढ़ रहे हो आप कोचिंग वगैरह में, सब तो स्टूडेंट है, वो सब तो बूढ़े हो गए, एचआर वगैरह बन गए हैं वो। तो इससे ज़्यादा कोई कहाँ कौन पढ़ाएगा, कहीं भी पढ़ लो जाके, कहीं पर भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है आपको। जितना भी अच्छा सा इंस्टीट्यूट का वाला है, सबका नहीं बोल रहा है, जितना बुक है दुनिया में सब। हम लोगों ने 40-50 हजार क्वेश्चन रगड़ दिया था, बहुत ज्यादा। वो सब बुक आजकल तो चलता भी नहीं है। आजकल तो है कि एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन में नहीं हो जाएगा। पहले तो हम लोग ट्रूमैन वगैरह, अरिहंत वगैरह, दिनेश, महेश, भवेश, बहुत सारा आता था बिहार में। अगर कोई आपके पुराने होंगे, कोई मेडिकल स्टूडेंट रहे होंगे तो उनसे पूछना, बहुत सारा बुक आता, सबको बना देते थे। स्कोरर, सेल्फ स्कोरर आता है बुक, इतना मोटा आता है, मतलब इतना मोटा, खाली उसमें क्वेश्चन ही रहता है। मतलब एक चैप्टर में आपको लग रहा है 300-400 बायोलॉजी का क्वेश्चन रहता है, जितना भी आया हुआ है क्वेश्चन। पहले क्या होता था, हम लोग जब पढ़ते थे, हम लोग जितना भी बीएचयू का है, एम्स का है, जिपमर का है ना, कोमेडिका का है, नीट का है, एपीएमटी का है, सबका क्वेश्चन बनाते थे। उतना आप लोग को मेहनत कहाँ करना है अभी। तो अभी आप लोग के पास बहुत अच्छा मौका है, क्वेश्चन इजी आ रहा है, इजी आ रहा है। तो अगर आप थोड़ा मोड़ा कमजोर भी बच्चा हो तो आपका भी निकल जाएगा। फिर अगर हार्ड अगर कर दिया, जैसे इस बार आप लोग जानते हो बहुत सारा धांधली हो गया है, हमको डर लग रहा है कहीं हार्ड ना कर दे। हार्ड अगर कर दिया ना तो बहुत सारा बच्चा नहीं निकाल पाता है। जब हम लोग स्टूडेंट थे तो सभी लोग बोलते थे क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हो, तो बोलते थे कि मेडिकल। नहीं होगा, क्यों कर रहे हो, ऐसा था। जैसे आईएएस में बोलते हैं ना, यूपीएससी बीपीएससी टफ माना जाता है, नहीं होगा। उस वो हाल था उस समय, सीट भी नहीं था उस समय, 250 सीट था पूरे बिहार में। अभी तो 1300, 1400, 1500 हो गया। उस समय बोला जाता नहीं होगा। एक तो क्वेश्चन इतना टफ आता था, कहाँ से आएगा कोई पता नहीं है, सारा बुक बनाना पड़ता था, फिर भी क्वेश्चन नहीं आ पाता था उससे। अभी तो आप लोग के पास बहुत अच्छा मौका है, सिलेबस भी इतना छोटा है,
एक वो एनसीईआरटी बायोलॉजी का, एक एनसीईआरटी केमिस्ट्री, एक फिजिक्स, उसी को पढ़ना। दूसरी बात ऑब्जेक्टिव, हम लोग सब्जेक्टिव दिए हुए हैं। पीटी होता था, मेंस होता था आईएएस जैसा, पीटी निकाल के खुश हो जाते थे। और उस पीटी से भी लो लेवल अभी नीट का चल रहा है। वो जो उस समय पीटी का क्वेश्चन आता था ना, तो उससे भी लो लेवल अभी नीट है। अब मेंस का तो हवा हो जाता था भाई, लिखने के लिए आता था, कितना अच्छा लिख रहा, सब्जेक्टिव आता था मेंस में। इतना टफ कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत टफ था पहले। तो अभी आप लोग के पास बहुत सुनहरा मौका है, अभी 3-4 साल में निकाल लो, बहुत अच्छा है, डॉक्टर बन जाओ। कोई ठिकाना है, इतना बड़ा जनसंख्या है, इतना लोग, 22 लाख। उस समय 2.5 लाख बच्चा बैठता था मेडिकल में, बस 2.5 लाख हम लोग जब देते थे। अभी हो गया 22 से 25 लाख, इस बार कितना बड़ा है, तो बच्चा भी बढ़ गया है। तो कहने का मतलब अभी इजी पोर्शन आ रहा है। अभी आप कमजोर भी होता आप निकाल लोगे, खाली करना है रेगुलर रहो, सब चीज पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। खाली बायोलॉजी से काम नहीं चलेगा, फिजिक्स भी उतना ही अच्छा से पढ़ना, बायोलॉजी भी उतना अच्छा से, केमिस्ट्री में ये सोच के नहीं पढ़ो ये आइए नहीं रहा है, उसको खाली पढ़ते रहो, उसको खाली पढ़ते रहोगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। और एनसीईआरटी सब लोग लिए हो जी, बायो का तो सब लिए होगे, केमिस्ट्री का लिए हो, सब लोग ले लेना, केमिस्ट्री का एनसीईआरटी ले लो। 10 दिन मसोसा नहीं खाओगे तो कुछ हो जाएगा, मसोसा का पैसा बचा लो। एनसीईआरटी तो 125-150 रुपया का आता है, अब 5 दिन में आप लोग 150-200 उड़ा देते हो मिनिमम। मसोसा खाली खा कर, पिज्जा खा लिए तो गया 1000 ऐसे। तो एनसीईआरटी ले लो, फिजिक्स का भी एनसीईआरटी ले लो, ठीक है। देखो हम क्या कर रहे हैं उसको आप लोग फॉलो करो, क्योंकि हम भी तो कंपटीशन बैकग्राउंड से है, सब नहीं है यहाँ पे टीचर, एक ही है बस बायो में जो कॉम्पिटिटिव है, कंपटीशन करके आया है। हमको तो शौक था, पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, क्लिनिक वगैरह चलाएंगे बाद में, सबको शौक नहीं होता, सब अपना क्लिनिक चलाता है। तो आप लोग फिजिक्स का ले लो, केमिस्ट्री का ले लो, बायो तो है ही, बायो के लिए तो यहाँ सोचना नहीं है, जैसे जैसे कर रहे हो वैसे जाओ। तो केमिस्ट्री में जैसे चल रहा है ना, तो मैं जैसे कोई टॉपिक चल रहा है, हम भी तो भूल गए, बहुत दिन हो गया, 12-13 साल हो गया। जैसे केमिस्ट्री में कोई भी टॉपिक है, जैसे कोई टॉपिक बताओ जी, भूल गए आप, जो अभी चल रहा है आपका इलेक्ट्रोस्टेट। अच्छा कोई भी टॉपिक बता ना, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, क्या पढ़ रहे हो अभी? हाँ इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा सबसे इजी पोर्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर ने पढ़ाया, वो तो हमको 100% है, सबको समझ में आ गया था। उसका जाकर के एनसीईआरटी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ो और उसको टिक मारो। आज से ही बोल रहे हैं, कितना देर लगेगा पढ़ने में? जैसे आज सर ने पढ़ाया, तो एनसीईआरटी में हमको लग रहा है एक दिन का जो सर पढ़ाए इतना को लिखा होगा क्या? इतना को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? घर में 15 मिनट 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। उसको 10 बार पढ़ना हो तो उसको जाके पढ़ जाइए, और उसका लाइन तो समझ में आ जाएगा, वो गारंटी है कि सर ने पढ़ाया है तो वो हम समझ जाएंगे। उसको आप पढ़ लो, उसको रट्टा मार लिया, आज का हो गया काम खत्म। आज का सबसे पहला काम वही करना है, थ्योरी भी नहीं, मान लो सर का नोट्स भी नहीं पढ़े, आज सर ने पढ़ाया घर में जाके नहीं पढ़े, लेकिन एनसीईआरटी को उतना लाइन पढ़ लेना है, उसको रट लेना है। हो सकता है उसके कारण आपका क्वेश्चन आज का छूट गया, 10 को दिए थे सर, 2 को बनाए, छूट जाए, लेकिन वो पढ़ो। वैसे कल पढ़ाए, ऐसे करके पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ऐसे करके अगर 12 तक आप लोग कर लिए, पहला काम यही करना, हम गारंटी देते हैं आपका 600 आराम से आ जाएगा, अगर बिल्कुल भी आप भोदे स्टूडेंट हो तो। समझ रहे हो? ये चीज करो आप लोग, और देखो कि नहीं मेरा बात सत्य हो गया तो हमको आप लोग बताना। ये चीज डेली करो, एकदम जरूरी है, बहुत जरूरी है। 2 साल थोड़ा सा अपना कष्ट ही है, कष्ट है भाई, पढ़ाई तपस्या है, क्या बोला जाता है, तपस्या। सबसे बड़ा कष्ट है घर से आके यहाँ रहना होता है,
बहुत कष्ट वाला चीज है। खाना नहीं मिलेगा, अपने से नहीं बना पाओगे, क्या बनाओगे? डीवीसी दाल भात चोखा चलता है, पेट कहाँ भरता है? जाके मसोसा खाना पड़ता है, जलेबी खाना पड़ता है, बर्गर खाना पड़ता है, तो ये सब खाना, पेट नहीं भरता है, कमजोरी आ जाता है। घर में जाते तो मम्मी जाके दुबला गया है, हम सोचते हैं हमारा स्वास्थ्य सुधार हो गया है, शहर में रहे चिकना गए हैं, घर में जाओगे तो कभी नहीं, वहां बोलेगा कैसा हो गया है। जैसे हम लोग यहाँ सोच के जाते हैं ना कि अरे स्वास्थ्य सुधार हो गया मेरा, गोरे उरे हो गए गांव से आने के बाद, घर में जाओगे कैसा हो गया है, पूरा जितना भी आप लोग इतना लेके गए थे सब चकनाचूर हो गया आपका, है ना, भ्रम खत्म हो जाता है, दुबले हो गए। खाने से ही चेहरे में ग्लेजिंग आता है, खाना नहीं खाओगे तो ग्लेजिंग कम हो जाता है। गोरे होने से कुछ नहीं होता है, 5 दिन घर में रह जाओ हो गया, गोरापन आपका खत्म हो जाता है। तो कष्ट है बहुत सारा पढ़ने में। दूसरी बात, फोन नहीं छूटता है, फोन को भी थोड़ा दूर रखने में कष्टदायक होता है। ये सब कष्ट है। हम लोग के टाइम में कष्ट नहीं था, फोन नहीं था वैसा, वो टिपने वाला फोन था, शुरुआत में टिपते थे, वो भी नहीं था, पीसीओ में जाते थे, लटका रहता था, 1 रुपया डालते थे, टनटना करके फोन लग गया घर में। वो भी बोलते थे कि थोड़ा पापा से बात करा दो, अच्छा 10 मिनट में हम जाते हैं करवाने के लिए, 10 मिनट वहीं रुके हैं तब जाके करवाए। ये सब था तो उस समय। अभी डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, इंस्टाग्राम में कोई मिल गया फॉलो कर लिया, स्टार्ट कर दिया, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ये सब। एकदम हटा दो, एकदम ऐसे कर दो, डिलीट। दिल पे पत्थर रखो, 2 साल 3 साल रखोगे तब फायदा होगा बहुत ज्यादा, फिर आगे जाओगे तो बहुत काम होगा। तो ये चीज करो आप लोग। हाँ, बायोलॉजी में ये नहीं करना है, अरे मतलब कहना है कि बायोलॉजी में तो यहाँ पर करवाते हैं तो बायोलॉजी में करना है, मतलब बायोलॉजी में पूरा कर लेना है, इसको एकदम 100% रखना है अपना, कि थोड़ा उधर इधर से भड़केगा भी ना तो ये बैलेंस कर लेगा। 720 हमको नहीं लाना है, हमको कॉलेज में सीट चाहिए, लास्ट सीट भी मिलेगा तो एमबीबीएस का पहला सीट और लास्ट सीट सेम ही है। ये भ्रम में नहीं रखना है एम्स में पढ़ रहा है, हम पीएमसीएच में पढ़ रहे हैं, तो सब कोई मायने नहीं है। वहां पर सीट आपको मिलना चाहिए, टॉपर भी आपको नहीं होना है, बस किसी तरह से एक सीट मिल जाए, लास्ट वाला ही मिल जाए, सेकंड लास्ट वाला मिल जाए, है ना, ऐसा मिल जाए हम खुश हो जाएंगे, समझ रहे हो। और दूसरी बात, पढ़ने जब बैठो, देखो एक चीज हम बताना चाह रहे हैं, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर पढ़ने बैठते हो ना, अगर कोई आपका रूम पार्टनर तो होगा ही, सबका होता है, रूम पार्टनर है, जब पढ़ने बैठो तो सबसे पहले पापा जी से फोन करके आप लोग एक टेबल एक कुर्सी का पैसा भेजवा लो। टेबल कुर्सी आपके रूम में होना चाहिए, कुछ हो या ना हो, टेबल कुर्सी रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद एक लैंप भी खरीद लो। ये बोलते हैं एकदम टिपिकल, जो बच्चा टॉप करता है, जो पढ़ता है, जिसका सिलेक्शन होता है उसका है। अगर आप बेड पे पढ़ रहे हो तो बहुत खतरनाक पढ़ाई होता है, वो सो ही जाओगे, 100% बोल रहे हैं। बेड आपको दिख गया, आप सो जाओगे। आप बेड दिखना नहीं चाहिए पढ़ते वक्त, इसीलिए एक कोने में जाकर के यहां टेबल लगाइए, यहां कुर्सी लगाइए, इधर बेड है, और जब पढ़ रहे हैं तो बेड को भूल से भी नहीं ताकना है, तो पक्का नींद आ जाएगा। ये नींद भगाने का बहुत अच्छा टेक्निक है, निंजा टेक्निक जिसको बोलते हैं, समझ रहे हो। पहला बात ये हो गया। उसके बाद जो आपका रूम पार्टनर है उसको देखो पढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि बच्चा सबको बहुत सारा इच्छा होता है,
पढ़ाई छोड़ के अगर कोई भी इच्छा आपके पास प्रकट कर दिया, वो आपका भी वो इच्छा बन जाता है। समझ रहे हैं? तो कुछ भी वो कहे ना तो उसको इग्नोर करो। खाने पीने में उससे बहुत प्रेम रखो। अगर नहीं पढ़ाई कर रहा है तो उससे अंदर ही अंदर हेट करो। हेट करना मतलब लपट थप्पड़ नहीं चलाना है। हेट करना मतलब नहीं पढ़ रहा है, कैसा है, कैसी है, सबके लिए है ना, जो कॉमन है। तो उसे हेट करो, अपना पढ़ो। अब देखो वो क्या है, उसको आदत है दिन को सोने का, वो बोलेगा चलो थोड़ा सा सो जाते, बस सो जाओगे। वो बोले ना कि सोएंगे थोड़ा सा, सो जाओ तुम, ठीक है, उस पर ध्यान ही नहीं दो, सोने पर उसके ध्यान नहीं दो। ये सब चीज में उससे अलग रहो। देखो धीरे धीरे आप उससे अलग हो जाओगे, फिर आपको आप जो पढ़ने का इच्छा है आपका उसमें आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद कभी भी एक दूसरे से मुख करके मत बैठो पढ़ने के लिए। जैसे वो बेड पे वहां बैठ गया है, या हम कुर्सी ऐसे लगा लिए, टांग ऐसे पसार लिए, वो भी कुर्सी ऐसे लगा लिया, ऐसे पढ़ रहे हैं, बात स्टार्ट हो जाएगा। 5 मिनट 2 मिनट नहीं पढ़ोगे, उसको मुंह दिख गया। एक बात, जहां कोई बात एक बार स्टार्ट हो गया, आधा 1 घंटा आपका ले लेगा। उसके बातों बातों में फिर चलो चाय पी के आते हैं, बहुत पढ़ लिए। ये बहुत खतरनाक चीज है। कभी भी उससे फेस टू फेस आपको पढ़ना नहीं है। आपका फेस दीवार के पास होना चाहिए। और वो सब तो हम सजेशन नहीं देंगे। बहुत सारा बच्चा लिख देता है दीवार में, मैं पटना में क्यों हूं, वो सब नहीं लिखना है ना। वो सब फांसी उसी लगा लेता है, वो सब सही चीज नहीं है ना। उतना बोधरेशन वाला पढ़ाई बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मैं गरीब क्यों हूं, बहुत हम देखे हैं जी ऐसा ऐसा बच्चा सबको। तो वो सब नहीं करना है, उसके साथ पढ़ना है, वैसे करके पढ़ना है। देखिए पढ़ाई आपका स्टार्ट हो जाए। और सबसे लास्ट में जो है वो थोड़ा सा अलग है, जितना हो सके अपना रूम थोड़ा साफ सुथरा रहे। वो भी पढ़ने का एक टेक्निक है। अगर किताब वगैरह जो भी है ना, उसको सजा के रखो, जब भी रखो उसको बिस्तर पे इधर उधर या उसी पे इधर उधर नहीं रहे, सजा के रखो तो मेंटेलिटी होता है। एक और चीज लास्ट में एक चीज बता देते हैं, जो भी पढ़ो, जैसे एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, तो उसका लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट लगेगा ही, आपको लगेगा, तो उसको थोड़ा सा नोट्स लिख लिया करो। हम लोग कैसे पढ़ते जानते हो? टाइम नहीं रहता था, 8 घंटा का क्लास होता था, क्लास में टेस्ट होता था। यहाँ की नहीं बात, कोटा की बात। यहाँ पर उस समय टीचर नहीं था, अब है। जब हम लोग पढ़ते थे, इसको बंद कर, तो हम लोग क्या करते थे, जैसे नोट्स बनाए उसको यहाँ साट देते थे दीवार में, है ना, मुंह धो रहे हैं ऐसे ऐसे करके देखते थे। टाइम नहीं है। आप लोग ये भी जान रहे हो, आप लोग को अगर पूछा जाए या कोई भगवान आपको तथास्तु कहने वाला मिल जाए और बोले कि बताओ क्या अच्छा है, तो आपको भगवान अगर बोले कि तुमको 3 साल में सिलेक्शन चाहिए कि 12 पास आउट करोगे सिलेक्शन चाहिए, फटाक से बोल दो 12 पास होने के बाद सिलेक्शन करवा दीजिए। सब कोई चाह रहा है ना, चाह रहे हो कि इतना पढ़ना है, कहे पढ़ेंगे हम, उतना साल क्यों पढ़ेंगे, लग जाता है ना टाइम। अगर सोचो कि 12 पास किया और आपका एग्जाम निकल गया, सोचो बवंडर आ जाएगा, आपका जीवन बदल जाए। उसके बाद पढ़ना ही नहीं पड़ता है। कॉलेज में उतना नहीं पढ़ना बहुत पड़ता है कॉलेज में, लेकिन वो पढ़ाई टेंशन वाला नहीं होता है, कंपटीशन वाला नहीं होता है। वहां पर आपको नीट नहीं निकालना होता है, वहां पे पास होना होता है। कॉलेज में 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें आपको 50 नंबर में पास है। 50 नंबर लाए तो टॉपर भी अगर है तो 50 लाए आप भी 50, वो अगर 70 लाए आप भी 50 लाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सेम है। कॉलेज में चल गए तो आप डॉक्टर बन गए, ये 100%, इसका कोई दो राह नहीं है। ऐसा नहीं कि कॉलेज चल के तो हम डॉक्टर, हो सकता है कि हम नहीं बन पाए वहां, ऐसा नहीं होता है। वो आपको डिग्री दे देगा। और सरकार, आप बताए थे 1,10,000 हो गया है, बंद है जी। 1,10,000 है ना अभी बिहार में,
पर मंथ है। एमबीबीएस पास करोगे, जिस साल पास करोगे उसी साल हर साल बहाली आती है। आपका अगर 60 सीट है तो लगभग 100 का बहाली आता है। और आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर 60 सीट है, 60 बच्चा है, तो उसमें 30 को लेता है एडमिट, उसमें जाता है, क्या करता है, बहुत सारा पीजी करता है, नौकरी छोड़ देता है। यहाँ रेलवे फिर खुला हुआ है कि वो जो 1,10,000 मिलता है उसको भी लात मार करके पढ़ना स्टार्ट कर देता है, नहीं जाता है, खाली रह जाता है सीट, देखो ना जा करके। ये रुतबा है, क्योंकि जान रहा है कि हम उधर करोड़ों में खेलेंगे तो क्या ही लाख रुपया में हो जाएगा। बात को समझ रहे हो? एक एक दिन में लाख रुपया आता है डॉक्टर सबको, कमाना नहीं होता है। ये जो बिहार सरकार सैलरी देती है ना, उनको सैलरी को देखता भी नहीं, भुला जाता है, वो सब अकाउंट में आते रहता है। मेन सैलरी कहाँ से आता है डॉक्टर को, कहाँ से आता है जी?
यहीं तक समझ रहे हो? आज थोड़ा कम हो गया ना, इसको खत्म कर लेना था। अच्छा कोई बात नहीं, इसको पढ़ के आ जाओगे। कभी कभी तो मोटिवेशन वगैरह चाहिए ही आपको। आज यहीं रहने देते हैं, ठीक है? आज यहीं रहने देते हैं, ठीक है? आप लोग निकलिए पहले।